सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं कंपनी लॉ। जैसे कि आपको मेरे पीछे टाइटल लिखा दिख ही रहा होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ़िलहाल कंपनी लॉ के बारे में। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता है सब कंपनीज़ के ऊपर। लेकिन अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सीधा कंपनीज़ की बात पर आ गए, लेकिन नहीं। हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस के ऊपर कि जिसकी वजह से कंपनीज बनी है, जिसको करने के लिए कंपनीज बनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। सो बिजनेस वर्ड लिखते ही आप सबके दिमाग में यही आया होगा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब हम किसी को कोई सर्विस दें या कोई गुड्स प्रोवाइड करें, वही हमारा बिजनेस है, लेकिन जिसमें कंसिडरेशन ज़रूर पे हो। अब अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में देखें तो ये बिजनेस का बिल्कुल सही मीनिंग है। लेकिन अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि बिजनेस कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इसके कुछ 4 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ 4 टाइप्स हैं बिजनेस की, जिसमें से पहली टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। आप सब लोग इसका मीनिंग जानते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में छोटी मोटी कन्फेक्शनरी शॉप्स होती हैं, प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं। ऐसे ही कुछ शॉप्स के जो ओनर होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, जो कि एक सिंगल बिजनेस ओनर हैं। वो खुद ही अपनी दुकान को मैनेज कर रहे हैं और खुद ही वहाँ पर एक एम्प्लॉयर हैं। तो वो सारे काम खुद मैनेज करते हैं, उसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये एक सबसे आसान तरीका है बिजनेस करने का, क्योंकि हमें इसमें गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी को फॉलो नहीं करना होता और जो सारा प्रॉफिट होता है वो हम खुद ही एक्वायर करते हैं। तो नेक्स्ट बात पे है तो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप मतलब से ही समझ रहे हैं कि दो इंसान जब मिलकर काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है आपस में। लेकिन पार्टनरशिप की एक कमी है। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर के साथ फ्रॉड कर दे। तो इसलिए अगर हम चाहें तो पार्टनरशिप बिजनेस में रिटर्न में हम डीड बना सकते हैं, जिसे हमें रजिस्टर तो नहीं करना, लेकिन अगर हम उस पर रिटर्न साइन कर देंगे तो ये एक प्रूफ हो जाएगा। अगर बाय चांस कभी हमारे साथ फ्रॉड होता है तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं उस रिटर्न एग्रीमेंट के साथ। हाँ, एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन आप सब लोग जैसे जानते हैं ओरल एग्रीमेंट कभी भी कोर्ट में प्रूफ का काम नहीं करते। तो रिटर्न एग्रीमेंट्स हमेशा प्रूफ के काम ज़रूर आते हैं। और थर्ड नंबर पे हम बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी फ्रेंड्स पार्टनरशिप की ही एक ब्रांच है, लेकिन इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी मीनिंग, अगर 2 या 3 पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 3 पार्टनर्स, अगर वो तीनों बिजनेस कर रहे हैं एक साथ मिलकर। फॉर एग्जांपल ए ने पैसा लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 15 लाख, सी ने लगाया 20 लाख। तो अगर कभी बिजनेस में लॉस होते हैं तो ए को सिर्फ 10 लाख रुपए तक की ही लाइबिलिटी चेक करनी है अपनी, और बी को 15 लाख रुपए तक की, और सी को 20 लाख रुपए तक की। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई उतना ही उन्हें लॉस एक्वायर करना पड़ेगा। और एट लास्ट जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, कॉरपोरेशन, और वी कैन ऑल्सो से टू इज एज कंपनी। कंपनी ये है तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। इट हैज़ अ डीप मीनिंग। हमने अभी अभी कहा था कि कंपनी हैज़ अ डीप मीनिंग। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी कुछ 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड द सेकेंड वन इज़ पब्लिक कंपनी एंड एट लास्ट जो कि अभी 2 या 3 साल पहले इंट्रोड्यूस करी गई है, उसे हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। जिससे कि एक पर्सन अगर वो अपनी कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहता है तो वो आराम से अपनी कंपनी बनाए, उसे खुद ही लीड करे और खुद ही कंट्रोल करे। तो अब हम इनके मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमें प्राइवेट कंपनी बनानी है तो हम सिर्फ 2 मेंबर्स से अपनी प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें पब्लिक कंपनी बनानी है तो हमें कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए। और जैसे अभी हमने बात करी थी कि 1 पर्सन कंपनी, उसमें हमें सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए एंड 1 मेंबर इज़ इनफ फॉर द 1 पर्सन कंपनी। और मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर अगर हम आए तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स। एक भी मेंबर ऊपर हुआ तो उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का एक रूल था जिसने हमें बताया कि एक केस हुआ था 2014 में कि
किसी पर्सन ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई लेकिन उसके मेंबर्स 201 हो गए, तो गवर्नमेंट ने उसे पब्लिक कंपनी डिक्लेयर कर दिया था। तो इसी वजह से प्राइवेट कंपनी में सिर्फ मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। और लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। हम कितने भी मेंबर्स से कंपनी बना सकते हैं और कितने भी मेंबर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं अपनी पब्लिक कंपनी के अंदर। एंड एट लास्ट 1% कंपनी, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। और जब हम डायरेक्टर्स के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स। एंड एट लास्ट 1% कंपनी सिर्फ एक ही डायरेक्टर। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स भी 2 और मैक्सिमम डायरेक्टर्स भी 2, लेकिन पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हमें चाहिए अपनी कंपनी को रन करने के लिए। और अगर हम इसकी लिमिट 15 से एक्सीड करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स की हमें स्पेशल रेजोल्यूशन से मीटिंग पास करवा के हम अपने डायरेक्टर्स को एक्सीड कर सकते हैं। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है उसकी भी बात मैं आगे चल के आपके साथ ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात कि कंपनी 3 टाइप्स की होती है। अब आगे चलते हैं लॉ की तरफ, जिसके लिए हम इस क्लास में आए थे। तो अब हम लॉ के बारे में बात करते हैं। तो लॉ, अगर मैं सिंपली लॉ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो दिमाग में फिगर आउट आती है वो आती है कानून, कि लॉ को सिंपली कानून बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, बोलते तो यही है बेसिकली, लेकिन अगर हम इसका बेसिक मतलब और जाने आगे बढ़कर तो सेट ऑफ रूल्स मेड टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ पीपल। बिल्कुल सेम बात हो गई कि कुछ हमने नियम बना दिए जिसकी वजह से हम लोगों को संभाल रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इस मैनेजमेंट के लिए हमें लॉज बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी लॉ के बारे में बात करें तो कंपनी लॉ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को मैनेज करता है, जिसे हम सिंपली कहते हैं टू मेंटेन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिकॉज ये सिर्फ कंपनीज के लिए ही बनाया गया है और सिर्फ कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। जिसके मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन। अब बात करते हैं हिस्ट्रीज ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में। तो सबसे पहला कंपनीज एक्ट आया कंपनीज एक्ट 1850, विच वॉज द फर्स्ट कंपनीज एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद कंपनीज एक्ट 1956 इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में 2 से 3 नए कंपनीज एक्ट आए, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेनली कंपनीज एक्ट है वो कंपनीज एक्ट 1956 से इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज एक्ट 1850 के बाद। तो ये ऐसा कंपनीज एक्ट है जो फर्स्ट कंपनीज एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये पहला कंपनीज एक्ट था जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने अपने चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, अपने रिफॉर्म्स बनाए, अपने रूल्स बनाए। उससे पहले फॉरेन गवर्नमेंट ने, इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने हमारे रूल्स बनाए थे कंपनीज एक्ट 1850, जिनमें चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी थे। उसके बाद एट लास्ट जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013, विच वॉज रिपील्ड बाय कंपनीज एक्ट 1956। रिपील्ड का मीनिंग है कि एंड ऑफ वन एंड स्टार्ट ऑफ अनदर। इट मीन्स 1956 का एंड और एक्ट 2013 की स्टार्टिंग। तो अब बात करते हैं कि ये रिपील लाया क्यों गया। इसके कुछ रीजंस थे, जिसमें से फर्स्ट रीजन है उसके कुछ प्रोविजंस। कंपनीज एक्ट 1956 जैसे नाम से ही पता चल रहा है बहुत पुराना कंपनीज एक्ट था, तो उसमें चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि 1991 में हमारी कंट्री में एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था। इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारे इंडियन पीपल भी अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, अपने स्टार्टअप कर सकते थे। लेकिन 1956 कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस तो किए गए, लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, बिकॉज कंट्री बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी थी उस टाइम तक, तो इसलिए चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी थे। और इतने चेंजेस करने के बाद भी कंपनीज एक्ट 1956 बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था हमारे रूल्स को, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया। और जो मेन प्रॉब्लम थी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर वो ये थी कि उसके अंदर काफ़ी सारी पेनल्टीज ऐसी थी जो
वैल्यू में बहुत कम थी। वैल्यू में बहुत कम का मतलब समझते हैं कि अगर कंपनी कोई मिस्टेक करती है तो उसे सिर्फ 500 रुपीज़ की पेनल्टी लेनी है, लेकिन कंपनी हमेशा मिस्टेक करती रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि 500 रुपीज़ पे करना इज़ मच ईजियर देन टू डू अ वर्क। बिकॉज ड्यू टू दिस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पेनल्टीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से हर कंपनी आज कंपनीज एक्ट 2013 के सारे सेक्शंस को फॉलो करती है। तो इसकी वजह से आज हर कंपनी ने प्रोफेशनल्स को हायर किया हुआ है, जैसे कि आप जानते ही हैं CA एंड CS। तो आज हम पढ़ेंगे यहीं तक, उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।